हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़, जहाँ पर हम हर हफ्ते आपको दीगर ड्रामों और फिल्मों की कामयाबी के बारे में बताते हैं। टुडे आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू थैंक माई एंटायर टीम, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत बज़ हैज़ इमर्ज्ड एज अ ट्रूली सक्सेसफुल शो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी लीडिंग द स्लॉट। हमारे व्यूज़ भी बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो इस बात पर आपका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। बट आपके साथ साथ मैं दोबारा अपनी पूरी टीम का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि बड़ी मेहनत के साथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इस शो को आगे लेके जा रहे हैं। शो को आगे ले जाने की जहाँ पे बात आती है, तो थोड़ा सा हम इस हफ्ते का राउंड अप करेंगे। बिरयानी ड्रामा मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ एक अपनी प्रेडिक्शन शेयर की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुल और मिरान मियाँ बीवी हैं। इस हफ्ते की 2 किस्तें देखने के बाद मैं फिर से कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रही कि गुल और मिरान में क्या उनका ताल्लुक है, क्या रिश्ता है उनका। लेकिन एक चीज़ देख के जो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ बल्कि बहुत खुश हुआ, वो था निसा और मिरान की बढ़ती हुई दोस्ती। जिस तरह से उनका रोमांस डेवलप हो रहा है, जिस तरह से निसा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आना शुरू हो गई है मिरान को देख के, और मिरान के चेहरे के भी तासुरात निसा को देख के जो अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, मैं उसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट अगेन टू ज़फ़र मिराज। उनकी राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। हर हफ्ते वो अपनी कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा एक ट्विस्ट या टर्निंग पॉइंट लेके आते हैं कि देखने वाला उसमें इंगेज हुए बिना रह नहीं सकता। बदर महमूद की डायरेक्शन भी बहुत ही सॉलिड है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बिरयानी। आपने आज की हमारी बज़ की एपिसोड के कमेंट सेक्शन में बताना है और मेरे साथ इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि गुल और मिरान के बीच में आखिर क्या रिश्ता है। मुबारक हो मीर साहब, पहला ऑर्डर आया। सुबह सुबह किसी ने भाई की फरमाइश की है। ये पहला बंदा है यार जिसको दिल से भाई कहने का दिल करता है। इतना प्यारा, इतना इंटेलिजेंट। चालाक हो गए हो। मिठल को तुमने अपने साथ मिला लिया। गार्ड्स और मैनेजर की आंखों में तुम धूल झोंक रहे हो। मुझे फंसाने के चक्करों में। तुम्हें फंसा के बंदा खुद फंस जाए। अरे बेटा, बंदा मर जाता है, ये मोहब्बत कमबख्त कभी नहीं मरती। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है माही। पैसे करके फिसल रही हूँ अपने हाथ से, बस उसी के पीछे पीछे चली जा रही हूँ। तुम कुछ नहीं कर सके लिसा, you are in love. मूविंग फॉरवर्ड, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन, मैं मंटो नहीं हूँ। पिछले हफ्ते की 2 किस्तें एक बड़े क्लिफ हैंगर पे ख़त्म हुई। बड़ी एंटिसिपेशन थी कि आने वाली किस्तों में क्या होगा। मुझे लगता है कि ट्विस्ट यहाँ पे रुकेंगे नहीं। आगे भी मैं मंटो नहीं हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। ऑफ कोर्स शेर के बारे में ऐसा कैसे हो सकता है हम बात ना करें। आपको क्या लगता है? मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि शेर और फजर की ज़िंदगी में अब क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताएं। इस दुनिया में एक ही काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से किया जाता है, बेईमानी का काम। फूट डल चुकी है, आग लग चुकी है। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। मलिकों की इज्जत आपके कदमों में डालती है। मैं इसे सबके सामने से लेकर जाऊंगा। किसी के बाप में भी हिम्मत है ना तो मुझे रोक के दिखा। शिकायत को शिकायत रहने दी, शिकायत को दुश्मनी बना दी ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। मलिकों और रईसों की दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। तुम्हारा दुश्मन एक ही है, ऐसे जान से मार दूंगा। एक्सीडेंट हुआ कि मुझे सजारों में कैद कर दिया। खत्म कर दो शाहजमान की वरना से। कैसे आपका मेरी जिंदगी पर। मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आया था। शेर को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया कि उनको कानों कान खबर नहीं हुई। मेरे शाहजमान का शेर वापस आ गया। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने। अब औरों की बारी है। और हफ्ते की हाईलाइट तमाशा। तमाशा के बारे में बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अभी थोड़ी देर में हम आपको आज एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट के साथ आपकी मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले पिछला हफ्ता सारा नीलम को हमने एज वज़ीर देखा। पिछली बज़ की एपिसोड में मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि सारा नीलम की वजारत में कुछ ख़ास नहीं होगा, सारा नीलम कुछ ख़ास प्रूव नहीं कर पाएंगी। मुझे ये कहना पड़ा है कि मैं सही साबित हुआ हूँ। आपने भी सारा नीलम की वजारत देखी। हमें लग रहा था कि अब तक के वर्स्ट वज़ीर मैडी हैं तमाशा के 4 सीजन्स के, लेकिन सारा नीलम ने मेरे ख्याल में वो ट्रॉफ़ी मैडी से हासिल कर ली है।
बहुत बार इस पूरे हफ्ते में तमाशा देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि सारा नीलम को अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था, समझ ही नहीं आ पा रही थी कि वो वज़ीर हैं और वो वहाँ पे क्या कर रही हैं, उनकी क्या ड्यूटी है। जहाँ से शुरू हुआ हफ्ता, जितने कम पॉइंट्स पे उन्होंने वजारत हासिल की और बाद में उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि उनको समझ ही नहीं आई, इस बात को मैं नहीं मानता। और उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी। बादशाह सलामत ने उनको एक सीक्रेट टास्क दिया जो कि मुझे लगता है कि किसी भी कंटेस्टेंट के लिए सबसे आसान टास्क है, 10 कंटेस्टेंट्स को जेल में डालना। इट वॉज सो सिंपल। उन्होंने 12-12 घंटे 10-10 घंटे लोगों को जेल में डाला। 3 घंटे के लिए जेल में डालना था। भाई 3 घंटे तो बंदा किसी बात पे किसी वजह से भी किसी को जेल पे डाल देता, और मेरे ख्याल में ये सब लोग 3 घंटे तो चिल करने के लिए भी जेल में चले जाते। वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहरहाल हमने देखा कि ज़ैनब वापस आई। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था और आपने खुद भी देख ही लिया था, 2 एलिमिनेशन नहीं हुई थी, 1 ही एलिमिनेशन हुई थी। और ज़ैनब घर से बाहर रह के जब उन्होंने कंटेस्टेंट्स को देखा, जब वो घर के अंदर गई तो उन्होंने बोला वो सारी फुटेज देख के आई हैं। मुझे पता नहीं है उन्होंने कितना देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने सारी फुटेज देखी। इतना तो टाइम ही नहीं था उनके पास। हम लोग जितने क्लोजली तमाशा को फॉलो कर रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता ज़ैनब तक पहुंची। लेकिन शी प्लेड इट स्मार्ट। वो घर के अंदर गई, उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि वो सब देख के आई हैं। बहुत सारे लोग उनकी बातों में आ गए। मेरे ख्याल में जिसके टॉप ऑफ द लिस्ट यासीन है। मैं यासीन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे तो वो बहुत दूसरे कंटेस्टेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, स्ट्रैटेजीज उनके साथ शेयर करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जितनी आसानी से यासीन ज़ैनब की बातों में आ गए, मुझे यासीन से भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई। इवन दो यासीन ने बार बार ये कहा, सैफ को भी ये बोला कि वो ज़ैनब की बातों में नहीं आ रहे, बट उनके एक्शंस जो थे वर कॉन्ट्री टू व्हाट ही वाज सेइंग। आई थिंक सैफ डिड अ वेरी गुड जॉब जो उनको बादशाह की तरफ से सीक्रेट टास्क मिला था। ये बात मेरे जहन में ज़रूर आई कि अगर सैफ को एक मौका और दे दिया जाता आने वाले 2 दिनों में अपने आप को गेम्स में सेव करने का, तो शायद अगले हफ्ते भी सैफ अपने आप को सेव कर पाते। लेकिन ये फैसला बादशाह सलामत का है। बादशाह सलामत के फैसले को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। यकीनन उन्होंने कुछ सोच के ये फैसला किया होगा। बहरहाल आपने देखा आज की एपिसोड में हमने पुराने तमाशा कंटेस्टेंट साइमा को, जो कि मेरे ख्याल में जब उनका सीज़न आ रहा था तमाशा का, वो एक सबसे बड़ी हाईलाइट थी उस सीज़न की, वो तमाशा घर में गई। जुनैद जो पिछले हफ्ते बस की एपिसोड में आए, वो भी तमाशा घर में गए और उन्होंने भी बड़ी कमाल की वहाँ पे ट्रिक्स की, कंटेस्टेंट्स को तंग किया। लेकिन फिलहाल ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको आज के गेस्ट से मिलाने का। इनकी एलिमिनेशन मेरे लिए हैज़ कम एज अ सरप्राइज़। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी जल्दी वो एलिमिनेट होंगे, लेकिन इनकी एलिमिनेशन की क्या वजह है ये आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ख्वातीनो हज़रात, बस पे आ रहे हैं काशिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? आए प्लीज़ बैठे। शुक्रिया। अब तक के जितने भी तमाशा के एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं जी, वो तमाशा घर से डायरेक्ट बस के सेट पे आते हैं, मुझ समेत। आप समेत। आई हैव टू से उन सब में आप सबसे ज़्यादा इस वक्त रिलैक्स्ड लग रहे हैं मुझे और सबसे ज़्यादा खुश भी लग रहे हैं कि यार जान छूटी। क्या ये वाकई सच है? इसको जान छूटी नहीं कह सकते। बेसिकली मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और सीखने का कोई वक्त नहीं होता। तो जब हम तमाशा घर में मैं अभी तक रहा हूँ, तो वो भी मेरा एक लर्निंग प्रोसेस था। मुझे बच्चों के साथ और ख़ास तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद जिस तरह के लोग हैं, वो सब यकजा होकर मेरे साथ थे। और कोई अब्बू कहता था, कोई भाई कहता था, तो मुझे लगता था थोड़ी सी शफ़क़त दिखानी चाहिए इनके साथ। कैसे समराइज़ करेंगे अपने 4 हफ्तों को? एक कड़ा मुकाबला था और उस कड़े मुकाबले में शायद मैं अपने कुंद हथियारों के साथ था। अगर उनको पहले से तलवारें नेज़े तेज़ कर लिए होते तो शायद कुछ बेहतर रिज़ल्ट होता। आपकी क्या रीडिंग है? बस इस बुनियाद पर कि देखिए, जो फ्रेश ब्लड आया है और ये ARY का ऐसा प्लेटफॉर्म है, तमाशा घर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, दुनिया भर में देखा जा रहा है, उसमें आपने फ्रेश चेहरों को मौका दिया और उन सब के साथ एक मुझे लगता था कि या तो वो मुझसे खेल रहे या फिर जो है शायद वक्त गुजर रहा है। शोर शराबा और हंगामे के बीच में मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ दब गई थोड़ी सी। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जब तमाशा देख रहा था और मैं बड़े क्लोजली देख रहा था, अब्बू से बढ़ के आप अम्मी नज़र आ रहे थे सबकी। ये क्या आप इस स्ट्रैटेजी के साथ गए थे? क्योंकि आपको हम देख रहे थे कि आप किचन में हैं, कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार खाना अगर खिलाना है तो वालदा ज़्यादा एक केयर करती हैं बच्चों की। आप पराठे भी बना रहे हैं। हमने एक बल्कि इंसिडेंट ये देखा कि आपने खुद
पानी में डुबो के आपने रोटी या पराठा आपने खाना शुरू कर दिया क्योंकि चाय किसी और की मिली, आपने उस दिन थोड़ा सा खफा भी हुए। तो ये एक रियलिटी शो है जिसका आपको पता है, आप माशाल्लाह सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, आपसे बढ़ के मीडिया को या इस प्लेटफॉर्म को और कौन समझ पाता। लेकिन आपने ये वालदा वाला रोल अज्यूम कर लिया जाके, क्या वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा था या ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, क्या हुआ? जैसे कि शो का एक फॉर्मेट है कि एक राशन टास्क होता है जिसमें एक मखसूस राशन आपके पास अवेलेबल होता है। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जी पहले ही टास्क में सब नाकाम रहे और एक कम राशन दस्तयाब हुआ और अफराद थे 18, और मैंने देखा कि जितने भी लोग थे वो उस ज़िम्मेदारी को उठाने से आरी नज़र आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, और वो मेरे लिए भी इम्तिहान था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि अगर इसको तरीक़े से नहीं संभाला गया तो मुमकिन है कि आगे के 2-4 दिन शायद लोग एक दूसरे को खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक्त मेन्यू भी दस्तयाब नहीं था बादशाह सलामत वाला। घर में इस तरह होता है कि कोई भी शख्स एक ज़िम्मेदारी संभाल लेता है तो सारे लोग फिर उस ज़िम्मेदारी से मुबर्रा हो जाते हैं। तो वो ऐसा हुआ कि एक प्रेशर डेवलप हो गया। हालांकि मैं किचन का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई शेफ़ हूँ, ना मैंने कोई इस तरह के काम किए, और आप यकीन कीजिए कि कुछ चीज़ें मैंने तमाशा घर में बनाना सीखी। अच्छा। और ख़ास तौर पर कम चीज़ों से कुछ अच्छा बनाना जो है वो तमाशा घर में सिखाया मुझे। तो यहाँ पे हम भी एज अ व्यूवर, जब मैं देख रहा था, और मेरी आपसे बहुत उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमने आपकी जर्नी को सबने फॉलो किया हुआ है, तो हमें वो वाले काशी भाई दिखे ही नहीं, एंटरटेनर काशी भाई। इसकी क्या वजह बनी? ठीक है, आप किचन कर रहे थे, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, लेकिन आपने जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप जाने जाते हैं इतने सालों से, एंटरटेनमेंट, वो आपने हमें नहीं किया। कोई अगर सामने ना बैठा हो और हम खुद से कुछ कर रहे हो तो आपको पता है कि जब तक रिएक्शन नहीं आता तो मुमकिन नहीं है ऐसा होना। तो पहले तो बच्चों ने थोड़ा बहुत किया ऐसा कि हम बैठे, थोड़ा रिएक्शन आ रहा है, लेकिन 1-2 दफ़ा की बातों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बातें उनके ऊपर से परवाज़ कर रही हैं। ऐसा क्यों लगा आपको? मुझे एक इंटेलिजेंट ऑडियंस रिक्वायर्ड होती है। अच्छा। अब जो मैं बात कर रहा हूँ तो उसको समझने के लिए समझदार होना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद या तो ये समझना नहीं चाहते या फिर शायद इनके ऊपर से बात जा रही है। ड्यूरिंग दिस कोर्स आपको ऐसा लगना शुरू हो गया कि यार आप एक मिसफिट हैं? मिसफिट नहीं कह सकते, मैंने अपना रोल चेंज कर लिया। मैंने ये सोचा कि ये बच्चे जो हैं जो बात बात पर कुछ ऐसा वैसा गुनगुना देते हैं, कुछ ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकाल देते हैं जो कि उस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से बोला जा सके, कुछ ऐसे जुमले जो नहीं कहने चाहिए, और ख़ास तौर पर हम सब इस बात पर तवज्जो रखे हुए थे, मैं भी खुसूसी तौर पर, कि कोई तू से बात ना करे, चाहे लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो। कोई उल्टा सीधा गुनगुना रहा है तो मैं उसको इशारा कर रोक रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस्लाह की तरफ निकल गया हूँ बजाय इसके कि आप मैं टीचर बन गए थे। हाँ, कुछ ऐसा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा रोल शायद ये हो गया है, कुछ बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर इस दौरान किसी से कुछ मजाक किया तो वो पर्सनल ले गया। क्या एक वजह ये भी थी कि आप कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाने, क्योंकि हमने देखा तो है झगड़े तो बहुत हुए, लड़ाइयाँ भी बहुत हुई, और ऐसी ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई जो कि नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली तब जब कैमरे इतने सारे आपको देख रहे हैं। तो क्या एक वजह ये भी है कि यू स्टेप बैक, आपने कहा यार मैं अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करना चाहता इन चीज़ों से? ये बात मैं बच्चों से भी कहता था कि आपका हर जुमला कहा हुआ एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट लाइफ टाइम आपको तंग करेगा। तो कोशिश करो कोई ऐसी बात ना कहो जो कि खिलाफ तवक्को हो और आपके लिए आगे मसाइल पैदा करे। लेकिन जब झगड़ा होता था तो लोग ये बात भूल जाते थे, तो मैं खुसूसी तौर पर उनसे अलग रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस झगड़े के बीच में मुझे कोई झिड़क दे या कोई बात मेरे ऊपर आ जाए या मैं दरमियान में हूँ, क्योंकि एक लम्हा तो ऐसा है कि जैसे मुझे लगा कि अब हाथापाई हो जाएगी। एक तो झगड़ा वो था, और हमने देखा सबने कि आप 2 लड़कियों का हाथ पकड़ के भी लेके आए। जी। वो एक अच्छा विजुअल था, मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों का हाथ पकड़ के मना के लेके आ रहे हैं। तो वो वही बात था कि खाने की टेबल से नाराज़ होकर उठ जाना, रिदा और माहम जी, और वो खाना जो हम सब खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जाकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मैंने दोनों को समझाया। हालांकि अभी समझ लें कि एक रोज़ जो मैडी हैं जी वो भी नाराज़ हो गए, और वो भी किसी बात पर खाने पर टोक दिया उनको या कोई ऐसी बात। जी हुई थी बात। तो उनको फिर ज़बरदस्ती समझ लें कि वादे और कस्में दे देकर मैंने कहा कि खाने से ना रूठो, क्योंकि जिस दिन ये रूठ गया फिर नहीं मना सकोगे।
और आपकी और सैफ की एक छोटी सी हुई एक इख्तलाफ हुआ एक बात पे, आपने कहा इस तरह तो मैं भी अंडे फ्लश कर दूं, उन्होंने कहा कि मैं बाहर फेंक दूं। वो क्या मामला था, वो क्या हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या वजह बनी? देखिए, घर में चोरियां हो रही थी और चोरियां भी उन चीज़ों की जो खाने पीने की अशिया हैं, और इसका मकसद मैं समझता हूँ कि बिला मकसद थी। इस हफ्ते चोरी हुई, पत्ती एक मेन इंग्रेडिएंट था और वो उतना ही था, और वो सुबह सुबह गायब हो गया। और ज़ाहिर है वो हमारी एक जो रिटर्न कंटेस्टेंट थी उनकी तरफ से हुई, वो तो खैर बाद में पता चला। तो मैंने कहा देखिए, अगर आप इसी डगर पर चलते रहेंगे तो ये बात फिर नहीं रुकेगी। कोई भी वज़ीर अपनी जो वज़ारत है वो कायम नहीं रख पाएगा। तो आप यूँ कीजिए कि आपने जो कुछ किया उसकी एक माफ़ी मांग लें ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन वो इस बात पर थोड़ा सा ज़रा वो हो गए कि जी ये तो कुछ भी नहीं है और ये चीज़ तो बाहर गई है, मैं भी यहाँ से बाहर फेंकना शुरू कर दूँ। तो मैंने कहा देखिए मैं भी फेंकना शुरू कर दूँ और फिर कोई ढूंढ के दिखाए। तो मैंने कहा देखिए, अगर इसी तरह करना है तो बहुत आसान है, मैं यहाँ से अंडे गायब करूँ और जाके अगर फ्लश कर दूँ। ऐसा नहीं कि आप कह रहे थे कि मैं करने जा रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, आपने कहा कि भाई तुम एग्जांपल दे रहे हो तो मैं भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी, वो मैंने मिसाल दी कि जी मैं अगर ऐसा कर दूँ तो आप ढूंढ के दिखाएं। क्योंकि उस वक्त ये हो रहा था कि अगर चोरी की चीज़ जिससे बरामद हो रही थी वही सज़ा का हकदार हो रहा था, और जिससे बरामद नहीं हुई वो कंधे उचकाए घूम रहा था। बिल्कुल सही है। तो मैंने मिसाल के तौर पर उनसे ये बात कही, लेकिन उन्होंने फिर इस बात को एक इशू बनाया और बाकायदा कैमरा के सामने आकर कहा कि जी ये कह रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों को इस तरह कह रहे हैं। तो वो मुझे बात बुरी लगी कि मैंने आपको एक मिसाल देकर समझाया, ना कि मैं ये करने लगा हूँ, और ना ही मैंने ये किसी को आइडिया दिया है। और उस वक्त मैडी भी सामने मौजूद थे, बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने, और उन्होंने एक इशारा किया जैसा कि वो ये कर जाएंगे। तो वो बात थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बाद हमने देखा कि आपने आपस में क्लियर भी की बात। तो पहले कौन आया, किसके पास क्लियर? आप गए शायद सैफ के पास? अच्छा, वो इसमें ये होता था कि कभी जब मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो मुझे ये एहसास होता था कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया, तो जिसको भी मैं कहता था मैं गुस्सा तो कम ही हुआ आप काशिफ भाई। वो मेरा गुस्सा इतना ही है वो आप समझ लें कि इससे मैक्स नहीं है, इससे शायद थोड़ा सा असल जिंदगी में भी इतना ही है। तो मुझे सैफ की एक बात ये अच्छी लगती है कि वो जब गुस्सा होता है तो फिर किसी को नहीं देखता, लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है तो वो आकर फिर माजरत ख़्वाना रवैया इख्तियार करता है, जो कि ज़ाहिर है कि अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई तवातुर के साथ ये करे तो फिर उसको हम आदि मुजरिम कहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त घर में सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक यासीन और सैफ, इसके अलावा ख़वातीन में माहम। अच्छा, ये आपको लग रहा है अच्छी गेम खेल रहे हैं? इनकी गेम अच्छी है। किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? देखिए, कोई भी वाक़या होता है उसमें उनका इनपुट ज़रूर होता है, क्योंकि इस घर से वही गया है जो मंज़र से गायब रहे। और जहाँ तक यासीन एंड ज़ैनब की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह एक ड्रामे में हीरो हीरोइन होते हैं, जो स्क्रीन पर इस पूरे शो में एक जो रोमांस का जो एलिमेंट है, हाँ, वो शायद वो उसको फुलफिल कर रहे हैं, यासीन और ज़ैनब जी। तो ज़ैनब और यासीन के केस में आपको क्या लगता है कि ये क्या कैमरों के लिए हो रहा है, या आपको लगता है वाकई में उन दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट है? नहीं, मेरे ख्याल है कि ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, बाहर की दुनिया में आपको क्या लगता है कौन सबसे पॉपुलर है इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि इक्वली मैं नंबर दूंगा सबको, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नुमायाँ होते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि बाहर क्या जा रहा है। चले एक अंदाज़न, आपने अंदर तो देखा, तो आपको लगता है यार कि बाहर अवाम तक ये ज़रूर पहुंच रहा होगा, तो अवाम में ये बहुत मकबूल होगा? हाँ, देखिए, मुझे इसमें मुस्लिम बहुत टैलेंटेड लगता है लड़का, लेकिन शायद वो ज़ुबान से मार खा जाता है। गेम्स में भी बहुत आगे रहता है, बहुत एनर्जी के साथ खेलता है और लास्ट तक कॉम्पीट कर रहा होता है, और इस दौरान वो खामोशी इख्तियार नहीं करता, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता रहता है। तो मुझे लगता है कि शायद मासेस को उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया होगा, मुस्लिम ने। और कौन ऐसा कंटेस्टेंट है, मेल या फीमेल, जो आपको लगता है कि मासेस उससे ज़्यादा कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं है और काफ़ी? मुझे अगर इन सब में देखा जाए तो जो गायब लगता है ज़ैनब की, मेरे ख्याल है कि मुझे लगता है कि वो जब से वापसी हुई है तो वो कुछ आर्टिफिशियल एक्ट कर रही हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारा काशिफ साहब से बातचीत का सिलसिला जारी है। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, काशी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। काशी भाई ये बताएं, तो विनर भी आप मुस्लिम को देख रहे हैं? फिर अगर इस गोइंग बाय व्हाट यू सेड, तो इसका मतलब है अगर मुस्लिम आपको लग रहा है मकबूल है बहुत, तो फिर सबसे ज़्यादा वोट्स मुस्लिम को पड़ रहे होंगे। अच्छा देखिए, जहाँ तक ये वाली बात है, ये तो देखें एक अजम्पशन है। हाँ, इसको प्रिडिक्शन समझ लें, या एक, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा किसी की भी शख्सियत का, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर यासीन और सैफ जो हैं, ये मुझे मजबूत उम्मीदवार नज़र आता है। अच्छा जी, जैसे अगर हम मुस्लिम को देखते हैं तो वो एक पैकेज तो है, लेकिन छोटा पैकेज है, बड़ा नहीं है। लेकिन जैसे मैं सैफ की बात करता हूँ तो वो एक बहुत टैलेंटेड एज ए सिंगर, और जब मैं उसकी शख्सियत देखता हूँ तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, और उसके अंदर गुस्सा आवर भी शख्स छुपा हुआ है और एक इनकिसारी भी है, कि जब वो नरमी पर आता है तो जो है बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन जो मैं यासीन का नाम लेता हूँ, वो अपनी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं कर रहा। उसकी जो भी स्ट्रेटजी है या जो कुछ भी है, उसने गेम्स में भी थोड़ी बहुत मजबूती का मुजाहरा किया है, लेकिन घर में जिस स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसने शायद अपने पत्ते छुपा के रखे। तो इस बेसिस पे आपको ये क्यों नहीं लगता कि सैफ ज़्यादा पॉपुलर हो? देखिए, एक तो मेरा नज़रिया है, वो जो आपने मुझसे पूछा, इन दोनों के बारे में मैंने अपना नज़रिया बयान किया है, लेकिन रिजल्ट्स क्या हैं यकीनन इससे मैं कतई ना वाकिफ़ हूँ। देखिए, एक होता है मैं एंटरटेनर हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एंटरटेनर है, लेकिन कमर्शियली ये इतना अट्रैक्टिव साबित नहीं हो सकता। ठीक है, मैं समझ गया। और एक आर्टिस्ट है जो शायद उसके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट ना हो, लेकिन कमर्शियली बिकने की सलाहियत है उसमें। तो हमारे यहाँ लोग टैलेंट तो देखते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी के साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तो इन दोनों सूरतों में देखें, मकबूलियत अपनी जगह है, लेकिन मयार, ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर एक साथ हों तो एक सुपर पैकेज बनता है, जो कि आपको सैफ में नज़र आता है। मुझे लगता है कि उसके अंदर मयार है। अगर उसको मज़ीद अगर वो टैलेंट अपना लोगों को दिखाए, क्योंकि मैं अक्सर उसको ये कहा करता हूँ कि भाई तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, तुम लड़ाई में अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करते हो? ठीक है, आप गेम में मजबूत हो, सब कुछ, गाओ तो सही। अब जब भी गाने को बोले तो वो दो चार बोल गा के चुप हो जाता है। अगर सिंगर हूँ और मुझे कोई गाने का बोले तो मेरे पास 150 गाने तैयार। लेकिन आप एंटरटेनर हैं, आपने एंटरटेन नहीं किया हमें 4 हफ्ते। सर, मेरे लतीफ़े ऊपर से गुजर जाते हैं लोगों के। अरे हम ऑडियंस तो सुनते हैं ना, जो आपको इतने सालों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, जब मैं एक शो का पार्ट हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई भी एक शो देख लेते हैं, आप, हालांकि वैसे सॉरी मैं आपकी कथा कलामी माफ, बादशाह सलामत आके आपको ये बातें बोल के गए हैं? जी जी बिल्कुल, 3-4 दिन पहले। जी जी जी। वो देखें, उसके बाद से मैंने कुछ तब्दीली शुरू की अपनी शख्सियत में, लेकिन मुझे आप भी रहे थे उस गेम में, मैंने नोटिस किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं लेट हो गया। गुजरे हुए हफ्ते पे अगर नज़र डालें तो क्या आपको लगता है कि वो मोमेंट जब दानिया ने आपको उस गोल्फ वाली गेम कह लें उससे जब एलिमिनेट किया है, वो मोमेंट था कि आपकी तमाशा घर से एलिमिनेशन पक्की हो गई? क्योंकि अगर वो ना करती शायद तो आप सरवाइव कर जाते, आप शायद सेफ हो जाते। 2 मोमेंट थे। एक तो, अच्छा, उस गेम में तो फिनिश पॉइंट तक पहुंचना आपको सेव नहीं कर रहा था, उसके बाद भी आपको खेलना था। तो अगर दानिया मुझे आउट ना करती तो मज़ीद 4 जो लोग थे उनमें से कोई भी मुझे आउट कर देता। आपको लगता है कि आप आउट हो जाते उसमें? यकीनन, क्योंकि देखिए, वो जो बाकी रह गए थे गेम में वो सब दोस्त थे, मैं दोस्त नहीं था उनका। मैं उसमें वाहिद, हमें तो ये भी लग रहा था दानिया के भी आप दोस्त हैं, लेकिन दानिया ने आपको एलिमिनेट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उससे, आपने देखा होगा कि जो इस हफ्ते का पहला गेम था जिसमें मैंने अपनी बारी सारा उमैर को दी, बिल्कुल, और उनको फिनिश पॉइंट तक पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा किया, पूरी एक लॉबिंग की, सारे लोगों को राज़ी किया। तो उसमें दानिया ही ऐसी थी जो आगे निकल सकती थी। तो मैंने ही ज़ैनब को कहा कि भाई आपके पास ये पावर है, बादशाह सलामत ने दी है, तो आप ये गोट उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद दानिया ने बदला, हिसाब बराबर हो गया। और असल जो मुझे लगता है कि मैं सेफ हो सकता था या था, वो उस गेम में था जिसमें हम सब ने वो हार्नेस पहन के एक हाथ से वो जो खंबा पकड़ा था। तो मैंने ये देखा कि बादशाह सलामत ने कहा कि जिस तरह काशिफ ने पकड़ा है सब उसी तरह पकड़े, तो वो एक एग्जाम्पल सेट हो गई थी। तो मैंने अपने उसी तसलसल को बरकरार रखा, और ज़ाहिर एक वक्त आया जब मैं अपनी एनर्जी खोने वाला था, तो मैंने जब सब पे नज़र डाली
तो मैंने ये देखा कोई सर झुकाए खड़ा है, कोई कोहनी रखे खड़ा है, कोई आगे झुका हुआ है, कोई टेढ़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब जो है ना वो गेम मेरे हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो दोस्ती ऐसा नाता वाले लोग हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे हट जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन इस पे आपने आवाज़ कितनी उठाई? मैंने उठाई, मैंने अपने तौर पर। उस वक्त तो खैर मैं नहीं कह सका, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रेशर था और मेरा हाथ जो था वो फ्रीज़ हो गया था। और मैं उस लेकिन वही बात है ना कि क्यों नहीं, आपने ये क्यों नहीं पॉइंट आउट किया यार कि वो, क्योंकि ये भी गेम का हिस्सा है। बिल्कुल सही। अगर रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा तो आप कह सकते हैं यार ये देखें, और बादशाह सलाम या वजीर अगर वहाँ पे कोई है, उसको बादशाह सलाम ने डिप्यूट किया। बिल्कुल है। तो आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं अवेल किया? वो इत्तेफाक ये था कि मुझे इस बात पर मैं कन्विंस हुआ था कि अगर वज़ीर साहिबा गलत कोई फ़ैसला देती हैं तो बादशाह सलामत आकर उसको ठीक करेंगे। अच्छा। तो फिर जब मुझे मौका मिला, मैंने बादशाह सलामत से ये बात कही भी कि जब एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया था तो वज़ीर साहिबा ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। ये बात मैंने कही भी थी, कैमरा में भी कही आके कि मेरी बात पहुंच जाए। तो मुमकिन है शायद कि उस वक्त वो बात आगे चली गई हो और मुझे ऐन वक्त पर ही आवाज़ उठानी थी। तो ये भी शायद एक मेरी वही बात है ना कि ऐन वक्त पे अगर खुद कंटेस्टेंट ने आवाज़ नहीं उठाई तो वो रजिस्टर नहीं हुआ। इसका मतलब आपने फैसला तस्लीम कर लिया, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे मुझे मलाइका की एग्जांपल याद है कि जब उसने कहा कि मैं आउट नहीं हूँ, मैं गेम खेलूंगी, और वो गेम खेलती रही और बादशाह सलामत ने फिर उसके उस फैसले को तायद की। ऐसा मौका मेरे साथ भी आया कि जब वो एक बेल वाला जी गेम बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें मुझे वज़ीर ने आउट करार दिया था। जी जी जी। लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने जिस तरह गेम को समझा है मैं उस तरह खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने बहस से बचने के लिए सबको ये कहा कि यार मैं अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ कि मैं कितनी देर तक रह पाता हूँ, क्योंकि ये सब बच्चे ऐसे हैं कि अगर आप इनसे आर्गुमेंट करते हैं तो ये अचानक जो है वाइल्ड हो जाते हैं। तो मुझे उस चीज़ से भी बचना था, क्योंकि मैं एटलीस्ट नफ़रतें मोल नहीं ले सकता था। अच्छा काशिफ भाई, आप अपनी एलिमिनेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं नहीं कर रहा था जी। मुझे लगा कि और शायद कंटेस्टेंट है कि वो जाएंगे आपसे पहले। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी जल्दी? 50-50 था मैं, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे बिल्कुल सामने से गमला गया था। लेकिन मैं जब बाकी लोगों पर नज़र डालता था तो मुझे लगता था, और आपको पता है कि बादशाह सलामत की एक एडवाइस भी जो थी वो मेरे जहन में घूम रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ये एहसास था कि शायद मैंने लेट कर दिया है। ये था मेरे अंदर एहसास। मैं तो जब लोग मुझसे कहते थे कि भाई आपकी तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपको तो वो वोट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो मैं हमेशा उनको ये कहता आया कि देखें, एक चीज़ वो है जो हमारी नज़र में है, एक चीज़ वो है जो बादशाह सलामत की नज़र में है, और एक चीज़ वो है जो आवाम की नज़र में है। मैं जब भी वोट मांगता हूँ मैं हमेशा आवाम से ये कहता हूँ कि अगर आप समझते हैं मुझे इस घर में रहना है तो मुझे ज़रूर वोट करें। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बाहर की दुनिया में मुझे देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपकी एलिमिनेशन से ये लोग बहुत शॉक हुए होंगे कि यार, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अवैस का तो था कि यार काशिफ भाई और सारा सबसे ज़्यादा ये तो एंड पे जाएंगे, तो इन मेरे ख्याल में इनमें से भी बहुत सारे और भी ये सोचते होंगे यार वोट्स के मुकाबले में तो आपको सबसे ज़्यादा वोट्स पड़ रहे होंगे। जी जी, ये गुज़िश्ता रोज़ यही बात हो रही थी कि भाई अगर वोटिंग का मामला होगा तो आप तो नहीं जाने वाले, ये सब ने ही तकरीबन ये कहा। लेकिन मेरे नज़दीक ये सबके लिए एक बेहतरीन सबक है कि ज़्यादा दिन लेस कारकर्दगी के साथ आप सस्टेन नहीं कर सकते। काशिफ भाई, अब तक की जो आपने जो खाना बनाया है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी जो आपने बनाई? कौरमा, कीमा और कढ़ाई बड़े अच्छे से बना लेता हूँ। उसके अलावा मुझे ये चीज़ें बनाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने घर में एक बार जब पहली बार चावल बनाए, मसाला राइस बड़े मशहूर हो गए हैं जी आपके। जी, और वो समझ ले वो कनपटी पे बंदूक थी हमारी कि भाई बस बनाने हैं, तो वो बस पता नहीं कैसे बन गए, बिना प्याज, बिना टमाटर के और बिना लहसुन अदरक के। तो मुझे ऐसा लगा कि जब सारे इंग्रेडिएंट्स ना भी हो तो मुझे आज कुछ बच्चे, आपको पता है ना कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था जी जी, तो कुछ बच्चे कहने लगे कि यार आप कुछ पानी में कोई तेल डाल के कोई मसाला डाल कोई सूप ही बना दें। मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि इनकी ये जो है भूख जो है मसाला राइस में इंग्रेडिएंट क्या, चावल और मसाला बस? जी जी, बस मसाला वही जो लाल मिर्चें वगैरह वो मसाला राइस। ज़बरदस्त। ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक आपने एपिसोड नहीं देखी हुई, इस हफ्ते वजीर कौन बनेगा
और इस हफ्ते एलिमिनेट कौन होगा? वज़ीर का मुझे ये नहीं पता कि क्या तरीक़ेकार होगा, लेकिन कल 2 दिन से हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम दानिया को वज़ीर बनाएं दोबारा, क्योंकि उसका दौर अच्छा था और मैंने एक प्लानिंग इस तरह से की थी कि अगर वो वज़ीर बन जाती है तो जो अहमर थे वो बहुत अच्छे मुशीर थे उनके, और वो मुझसे भी कुछ मशवरे ले लिया करती थी। तो मैंने कहा मुशावरत के लिए हम लोग मौजूद होंगे अगर आप वज़ीर बनती हैं। अच्छा, मुस्लिम के अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ जज्बा है, बहुत जज्बा है कि मैं वज़ीर बनूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मैंने उसको ये बात समझाई कि देखो बेटा, अगर आप किसी टीम के मेंबर हैं तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आप ओपनर हैं, वन डाउन हैं, या मिडिल ऑर्डर पे आना चाहते हैं, या फिर टेल एंडर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में आपकी वजारत में इस वक्त ऑपोजिशन मजबूत है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, तो आप अभी सोचना भी नहीं। मैं इसी बात पर कन्विंस कर रहा था। और दूसरा, मेरे हिसाब से वज़ीर जो है किसी एक्टिव लड़की को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वजारत पे बात आती है वो मेकअप रूम से देर से निकलने पर और एक ही वक्त में 3-3, 4-4 लड़कियां वॉशरूम में होने पर आती हैं। तो मेरे नज़दीक किसी लड़की को वज़ीर होना चाहिए और उसका मुशीर जो है ज़ाहिर लड़का। और फिर मैंने उनको एक और बात कही कि आप मुशीर तो बनाएं, एक सब मुशीर भी रखें और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बनाएं जो आपकी चीज़ों को जो है वो देखे। तो अगर आपको वजारत करनी है तो ये 3-4 बातों पर अमल दरामद करना पड़ेगा ताकि चोरियां भी बचें और अपोजिशन आपके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही है उससे भी आ गई हो। आपको अपने लिए वजारत कभी नहीं समझ में आई या जहन में आया हो कि यार मैं भी कंटेस्ट कर लेता हूँ? असल में जहाँ तक वज़ीर बनने का ताल्लुक़ है तो कानून ये था कि वज़ीर काम नहीं कर सकता। तो मुझे लगता था कि अगर किचन मैंने इन पे छोड़ दिया तो किचन तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्यों इतना? आपको भाई सबका किचन तबाह होता। हाँ, आपको ये था कि आपको भी ना खाने को मिलता। यकीनन। एक्चुअल मसला ये है कि 50,000 का खाना और लोग जो है वो धड़ाधड़ ऑर्डर कर रहे हैं। आई थिंक आपने नहीं किया। मैंने नहीं एक बार भी आपने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्राइज़ मनी जितनी ज़्यादा होगी इनके अंदर जंग करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा होगी। अगर ये लोग उसको ख़त्म कर देंगे तो वो जज्बा मर जाएगा, फिर ये लोग यहाँ से भागने की करेंगे। इसका तो इससे तो ये तनासुर पैदा होता है ना कि यार ये प्राइज़ मनी के लिए। देखिए, प्राइज़ मनी खाली प्राइज़ मनी के लिए तो नहीं लड़े। नहीं, देखिए इनाम है और इनाम रखा ही इसलिए जाता है ताकि आपकी कारकर्दगी बेहतर हो। अच्छा काशिफ भाई, आपने जैसे सैफ और मुस्लिम के बारे में मुझे बात समझाई, मुझे समझ में आ गई। इसी तरह मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपने ये कहा कि ज़ैनब जो है वो शायद बाहर लोग उसको ना इतना पसंद कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि उस बेसिस पे एलिमिनेशन भी अगली ज़ैनब की, मतलब अगर वोटिंग की बात होती है तो उस बिना पे सबसे कम वोट ज़ैनब को पड़ेंगे, या आपको लगता है कि कोई और ऐसा कंटेस्टेंट है अपने इनएक्टिव होने की वजह से उसको ज़ैनब से भी कम वोट्स पड़ेंगे? देखिए, अगर आप इस तरह की कोई बात कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अहमर को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। और इस हफ्ते तो वो गेम जीत कर सेव हो गए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए या तो गेम जीतना है या फिर अपनी प्रेजेंस शो करनी है। तो मुझे वो खतरे में दिख रहे हैं। अहमर के अलावा आपको क्या लगता है कि किसको अपनी प्रेजेंस और शो करने की ज़रूरत है जो शायद बाहर आवाम को इतना नहीं नज़र आ रहे होंगे? मुझे लगता है सारा उमर को। सारा उमर, हाँ, वो असल में उनके साथ भी यही हुआ, जो मेरे साथ रहा उनको लोग मॉम मॉम कहने लग गए। तो अब जब आप किसी को ये दर्जा दे देते हैं तो वो जब इतने सारे लोग मिलकर रोज़ाना आपको उस दर्जे पे फाइज कर रहे हैं तो आप फिर वैसे ही समझने लगते हैं, तो आप उससे नीचे नहीं उतरना चाहते या चाहते हुए भी उतर नहीं सकते। तो मुझे ये लगता है कि उनको गेम जीतने की कोशिश करनी चाहिए और वो जीती हैं। स्ट्रेंथ के गेम्स भी जीती हैं, बैलेंस के गेम भी जीती हैं। और तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन दो को थोड़ा सा बेहतर, अगर गेम नहीं जीतते तो अपनी प्रेजेंस बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए माहम जो है वो अपनी जगह बना ली किसी न किसी तरह। ज़ैनब ने भी बनाई हुई है, मलाइका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके। लेकिन एक परसेप्शन ये जा रही है सब में कि चीखना चिल्लाना स्क्रीन पर आने की बेहतरीन वजह है। तो मैं सबको यही कहता आया हूँ कि झगड़ा है उसको एक लेवल तक रखो। मैं भी जब स्क्रीन देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ यार ये तो बहुत ही लड़ रहे हैं, बहुत ही झगड़ रहे हैं। लेकिन शायद कुछ अवाम का सेगमेंट है ऐसा जिनको यही चाहिए जी, लेकिन उसकी एक लेवल कि अगर एक ही चीज़ 10 मिनट तक खिंच रही है तो फिर तो मुमकिन नहीं है कि अवाम बर्दाश्त करे। अच्छा, अब काशिफ भाई हमने ये भी बहुत सुना है कि तमाशा घर में
एक हफ्ते के लिए भी कोई जाता है तो वो तब्दील हो जाता है। जी। आपने माशाल्लाह 4 हफ्ते गुजारे, आपके अंदर आप कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं या आप वैसे ही जैसे गए थे वैसे ही आ गए हैं बाहर? नहीं, मैं बेहतरीन तब्दीली आई है, फाका कशी, सब्र और सबसे बढ़कर तमाशा घर आपके सब्र का इम्तिहान है, क्योंकि इसमें आपको अपने आप को तो बर्दाश्त करना ही है, जो और लोग हैं उनको भी बर्दाश्त करना है। मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ हैं, अलग अलग जहनियत, अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीक़े के लोग हैं, किसी का खाना अलग है, किसी का पहनना अलग है, और चीज़ें अलग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा सबको ठीक करने में उलझ गया। आपको क्या लगता है कि अवाम के जहनों में आपका क्या खाका बना है इन 4 हफ्तों में? अब आप निकलेंगे बाहर तो अवाम आपको लगता है कैसे परसीव और रिसीव करेगी आपको? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब सभी ना पापा बना लें आपको। चले, कोई बात नहीं, अगर मुझे पापा बनना अच्छा लगता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पापा बनाए चाय में डबो के न खाएं। और दूसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ तमाशा घर टीम का, ARY का, कि एक स्क्रीन प्रेजेंस, जो लोग मुझसे शिकायत करते थे कि आप नज़र नहीं आते। देखिए, हम अपना काम कर रहे होते हैं क्योंकि हम लाइव शोज़ करते हैं, तो उसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। वो यकीनन किसी हॉल में, किसी दूसरे शहर में, कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह पर होते हैं। उसका ना कोई सोशल मीडिया पर इश्तिहार होता है, क्योंकि वो कमर्शियल नहीं होते। तो हम अपना काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आप नज़र नहीं आते। तो ये एक मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है, या फिर उन लोगों के मुंह कतई बंद हो चुके होंगे कि भाई आप नज़र नहीं आते, क्योंकि मैं रोज़ाना 1 महीने तक नज़र आता रहा हूँ। तो एटलीस्ट मुझे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई मुझे बोलेगा नज़र नहीं आते, मैं कहूँगा भाई तमाशा घर लगाओ, देख लो। क्या अब हम आपको ड्रामों वगैरह में भी देखेंगे? ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, मुमकिन है कि मेरी कोई अदा किसी डायरेक्टर को भा जाए, क्योंकि आप यकीन करें कि पिछले 28 सालों में मुझे नहीं पता चलता कि काम मिलता कैसे है, और ना ही मैंने मांगने की भी कोशिश नहीं की। मैं कभी भी कोशिश ये करता हूँ कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो वो मुझे ढूंढ निकालेगा। तो तमाशा घर ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। जहाँ तक आपने पापा की बात की, तो कई ड्रामों में पापा की ज़रूरत होती है और पापा होते हैं, और अगर अच्छे और प्यारे पापा हों तो यकीनन मैं अच्छा बल्कि होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे प्रोड्यूसर से, बल्कि ARY पे भी बहुत सारे ड्रामे बनते हैं, कि हम काशिफ खान साहब को देखना चाहते हैं, और जो उन्होंने बात की आई थिंक उसमें बड़ा एक जो जिस्ट है कि प्यारे पापा जी, हमारे ड्रामों में प्यारे पापा हम कम ही देखते हैं, और वो वाले पापा जिनको पापा बनाए लेकिन डबो के नहीं खाएं, बिल्कुल वो भी हम कम ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पापा जो है वो डूब जाते हैं बेचारे ड्रामा ख़त्म होते होते। तो मुझे बड़ी उम्मीद है, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ अगर हम काशिफ खान साहब को कास्ट कर सकें किसी प्रोजेक्ट में, अगर हम देख सकें एज अ व्यूअर, तो बड़ा अच्छा लगेगा। काशिफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना वक्त दिया, एंड आई होप कि प्यारे पप्पा के रूप में हम आपको अपने ड्रामा में जल्द देखें। ख्वातीनो हज़रात, आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।